Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. चलिए बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का नया टॉपिक। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिटर्न्स अंडर जीएसटी। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ जो टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स का हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स का हो, दोनों ही सेल्फ असेसमेंट पे बेस्ड है। जैसे कि आपने इनकम टैक्स में पढ़ा था कि आपको खुद गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आपने कौन से हेड्स ऑफ इनकम में कितना इनकम अर्न किया है। मतलब कि आपको सैलरी हेड में कितना इनकम हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में क्या आपके डिडक्शंस हैं, क्या आपके सेट ऑफ हैं, ये सब चीज़ें आप खुद करने के बाद एक रिटर्न फाइल करके गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। तो बेसिकली रिटर्न्स का काम क्या होता है? रिटर्न्स का काम ये होता है कि हमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि गवर्नमेंट हमने क्या क्या पैसा अर्न किया है। ये कार्यक्रम आप कहाँ करते थे? इनकम टैक्स में। अब जीएसटी के अंदर भी सेल्फ असेसमेंट है। जीएसटी के अंदर भी सेल्फ असेसमेंट है। आपको खुद अपना आउटपुट सप्लाई गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना होता है। आपको अपना आईटीसी सेल्फ असेस करके क्लेम करना होता है। अगर आपने डिले किया है पेमेंट करने में टैक्स का, तो आपको खुद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना होता है। तो पूरा जो रिजाइम है जीएसटी का, वो सेल्फ असेसमेंट पे बेस्ड है। तो हमें क्या करना होता है? हमें गवर्नमेंट को इंटीमेशंस, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हमने टैक्स पीरियड में कितना आउटवर्ड सप्लाई किया, उस सप्लाई में कौन सा सप्लाई टैक्सेबल था, कौन सा सप्लाई एग्जेम्प्ट था, क्या हमने एक्सपोर्ट किया, क्या एफसीएम में कवर है, क्या आरसीएम में कवर है। सिमिलरली हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ता है क्या हमारा इनवर्ड सप्लाई है, उस इनवर्ड में एफसीएम वाला कौन सा है, आरसीएम वाला कौन सा है, कैपिटल गुड्स कितने खरीदे, उसमें कितना आईटीसी इन्वॉल्व है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट को रिटर्न्स के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं। बात समझ में आया? तो अब जीएसटी के अंदर जो सप्लायर है, जीएसटी के अंदर जो सप्लायर है, मैं यहां पे सिर्फ नॉर्मल सप्लायर की बात कर रहा हूं, अभी स्पेशल सप्लायर्स की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल सप्लायर की बात कर रहा हूं। जो नॉर्मल सप्लायर है, जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है, वो हर टैक्स पीरियड के लिए एटलीस्ट 2 रिटर्न्स फाइल करता है। एक वो GSTR1 फाइल करता है। इस GSTR1 में वो गवर्नमेंट को अपनी आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन देता है, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की। और एक वो रिटर्न फाइल करता है GSTR3B। ये जो है, ये समरी रिटर्न है। इसके अंदर क्या क्या है सर? इस रिटर्न के अंदर GSTR3B के अंदर जो सप्लायर है, वो गवर्नमेंट को बताता है कि उसने कितना आउटवर्ड सप्लाई किया, उसने कितना इनवर्ड सप्लाई किया, क्या उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, कितना उसका आईटीसी है, क्या उसको टैक्स पे करना है, और क्या उसका रिफंड है। ये सारी बातें वो GSTR3B के अंदर क्या करता है? क्लेम करता है। बात समझ में आया? तो हर सप्लायर, यहां पे मैं नॉर्मल सप्लायर की बात कर रहा हूं, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो उसे हर एक टैक्स पीरियड के लिए GSTR1 अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल गवर्नमेंट को देनी होती है। और GSTR3B एक समरी रिटर्न है, जिसमें आप बताते हो ओवरऑल आपने आउटवर्ड सप्लाई कितना किया। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देते हो। जैसे आपने साल भर बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपने टैक्स पीरियड में, ये टैक्स पीरियड कौन सा है, मैं ये टैक्स पीरियड अगस्त ले लेता हूं। ये अगस्त 2020 टैक्स पीरियड की डिटेल है। अब अगस्त 2020 में मेरी इंटरस्टेट सप्लाई हुई है और मैंने 10 इनवॉइसेस इशू करी हैं। 10 इनवॉइसेस इशू करी है और इन 10 इनवॉइसेस का जो टोटल है, वो मान लो 10 लाख रुपए का है। इसी तरीके से मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है और इंट्रा स्टेट सप्लाई में मैंने 3 इनवॉइसेस इशू करे हैं और इस 30 इनवॉइसेस का जो डिटेल है, वो टोटल है, वो 20 लाख का है। दैट मीन्स मैंने अगस्त में 30 लाख रुपीस का सप्लाई किया है। तो मैं गवर्नमेंट को टोटल बताऊंगा GSTR3B में कि सर मैंने इंट्रा में
10 लाख की सेल करी है और इंटर में मैंने 20 लाख रुपए की सेल करी है, ठीक है। लेकिन जब मैं GSTR1 फाइल करूंगा, फाइल करूंगा तो गवर्नमेंट को मैं हर इनवॉइस का डिटेल दूंगा। मतलब हर एक इनवॉइस की वैल्यू बताऊंगा और यह बताऊंगा कि यह माल मैंने किसको बेचा। तो अगर एक माल 5 लाख रुपए का मैंने राम को बेचा तो मैं बताऊंगा कि मैंने 5 लाख का माल राम को बेचा। 2 लाख का माल मैंने श्याम को बेचा तो मैं बताऊंगा मैंने 2 लाख का माल श्याम को बेचा। मतलब जब GSTR1 फाइल होगा तो आप इनवॉइस वाइज डिटेल देते हैं गवर्नमेंट को, आप इनवॉइस वाइज डिटेल देंगे गवर्नमेंट को। और जब आप GSTR3 भी फाइल करेंगे तो ये समरी है, इसमें आपको हर एक इनवॉइस का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है, आप ओवरऑल अमाउंट बताएंगे कि मैंने इतना इतना सप्लाई किया, राइट। आइए रीड करते हैं प्रोविजंस क्या है। GSTR1 सेक्शन नंबर 37 फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आपने जो सप्लाई किया है, जो आपकी आउटपुट सप्लाई है, जो आपकी सेल्स है, उसका इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। कौन लायबल है GSTR1 फाइल करने के लिए? पर्सन्स लायबल टू फाइल GSTR1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग द कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को फाइल नहीं करना है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को फाइल नहीं करना है, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम इसे फाइल नहीं करना है, वो पर्सन जो TDS काट रहा है उसे फाइल नहीं करना है, वो पर्सन जो TCS कलेक्ट कर रहा है उसे फाइल नहीं करना है। अगर कोई OIDAR की इंफॉर्मेशन OIDAR की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसे भी GSTR1 फाइल नहीं करनी है। ये जो GSTR1 है ये किसे फाइल करनी है सर? ये GSTR1 कौन फाइल करेगा सर? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन विल फाइल दी GSTR1 एक्सेप्ट, कौन नहीं फाइल करेगा सर? जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है वो फाइल नहीं करेगा, जो TDS और TCS काटने के लिए आया है वो फाइल नहीं करेगा, जिसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी है वो नहीं करेगा, जो OIDAR की इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं करेगा, और इसके अलावा जो NRTP है, इसके अलावा जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है ये आपका GSTR1 फाइल नहीं करेगा। और कौन फाइल नहीं करेगा सर? टोटल ये 6 व्यक्ति हैं TDS TCS मिला के ये 6 व्यक्ति हैं जिन्हें आपका GSTR1 फाइल नहीं करना। इसके अलावा हर एक व्यक्ति GSTR1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देगा। ड्यू डेट क्या है सर? ये इंफॉर्मेशन हमें कब तक गवर्नमेंट को देनी है? GSTR1 of a month can be filed any time between the 1st and the 10th day of the succeeding month. It may be noted that GSTR1 cannot be filed during the period from 11th day to 15th day of the month succeeding the tax period. However, GSTR1 has been allowed to be filed quarterly by the small taxpayer with an aggregate annual turnover up to rupees 1.50 CR in the preceding financial year or the current financial year. क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सर ये जो GSTR1 है इसकी फाइल करने की ड्यू डेट क्या है सर? सर GSTR1 फाइल करने का ड्यू डेट है अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 1.50 CR। और कौन सा टर्नओवर? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर। अगर पिछले साल का टर्नओवर आपका एक्सीड करता है 1.5 करोड़, यस, तो आपको जो GSTR1 फाइल करना है ये कैसे फाइल करना है? मंथली फाइल करना है। मंथली कब फाइल करना है सर? अगले महीने की अप टू 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 10 तारीख तक आपको इसे फाइल करना है, अप टू 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर हमें अगस्त का GSTR1 फाइल करना है, अगस्त मेरा एक टैक्स पीरियड है, मुझे अगस्त का अगर GSTR1 फाइल करना है तो ये मैं फाइल कर सकता हूं अप टू 10th सितंबर 20 तक, राइट। सिमिलरली अगर सितंबर का मुझे GSTR फाइल करना है तो ये मैं फाइल कर सकता हूं अप टू 10th अक्टूबर 20 तक, राइट। लेकिन अगर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है
तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हें तुम्हारी GSTR1 क्वार्टरली फाइल करनी है, तुम्हें तुम्हारी GSTR1 क्वार्टरली फाइल करनी है। और ये क्वार्टरली कैसे करोगे? अप टू 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ या 10th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, 10th ऑफ द मंथ फॉलोइंग एंड ऑफ क्वार्टर। मतलब सर अप्रैल मई जून क्वार्टर का मुझे फाइल करना होगा 10th ऑफ जुलाई तक, जुलाई अगस्त सितंबर का मुझे फाइल करना होगा 10th ऑफ अक्टूबर तक। क्या बोला उसने? उसने कहा मेरे बच्चे कि जो आपको GSTR1 फाइल करनी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि तुम्हारा पिछले साल का टर्नओवर कितना है। अगर तुम्हारा पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में तुम्हें तुम्हारा GSTR1 मंथली फाइल करना है। लेकिन अगर तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है तो तुम्हें तुम्हारा GSTR1 क्वार्टरली फाइल करना है। फाइल कब करना है? अगले महीने की 10 तारीख तक। 10 तारीख के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए। और अगर आप 10 के बाद फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ सकती है, राइट। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है कि आपको एक्सटेंशन मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो सर एक्सटेंशन बिल्कुल मिल सकती है। अगर आपका कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ स्टेट चाहे तो आपको क्या कर सकता है? एक्सटेंशन दे सकता है कि GSTR1 आप लेट फाइल कर सकते हो। और अगर आपको कमिश्नर ऑफ CGST या फिर कमिश्नर ऑफ SGST ने एक्सटेंशन दे दिया तो आप उस एक्सटेंडेड पीरियड तक क्या करेंगे? GSTR1 फाइल करेंगे। सपोज कर लीजिए, सपोज करिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मार्च 20 से लेकर जून 20 तक, यहां तक कि जो आपकी GSTR1 है उनका डेट हम एक्सटेंड कर देते हैं जुलाई 2020, 15 जुलाई 2020 एज्यूम कर लीजिए। गवर्नमेंट के पास पावर है, कमिश्नर चाहे तो किसी भी टैक्स पीरियड की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर सकता है। तो कमिश्नर ने क्या किया? मार्च 2020 से लेकर जून 2020 तक का जितना भी GSTR1 का डेटा था उसने कहा कि आपको ये फाइल कब करना है? आपको ये 15 जुलाई 20 तक फाइल करना है। मतलब मार्च की भी ड्यू डेट 15 जुलाई, अप्रैल की भी 15 जुलाई, मई की भी 15 जुलाई और जून की भी 15 जुलाई। तो इन 4 मंथ्स का आपको GSTR1 कब तक फाइल करना है? 15 ऑफ जुलाई तक। मतलब आपको एक्सटेंशन मिल सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। अब आपको डिटेल्स कैसी कैसी देनी है? डिटेल्स आपको कैसी कैसी देनी है? इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है और कंसोलिडेटेड डिटेल्स देनी है। अगर आपने इंटर स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट माल बेचा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को तो इस केस में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। इंटर स्टेट अगर आपने सप्लाई करी है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जहां पर इनवॉइस वैल्यू एक्सीड करती है 2.5 लाख रुपए तो आपको गवर्नमेंट को इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचते हो चाहे विद इन द स्टेट चाहे आउटसाइड द स्टेट, उसका इंफॉर्मेशन आप कैसे दोगे? इनवॉइस वाइज। अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा है आउटसाइड द स्टेट जिसका वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का है, उसका डिटेल गवर्नमेंट को इनवॉइस वाइज चाहिए। इंट्रा स्टेट जो तुमने सप्लाई करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इसकी डिटेल कंसोलिडेटेड चलेगी। इंटर स्टेट सप्लाई करी है तुमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वैल्यू अप टू 2.5 लाख रुपए है तो इसकी डिटेल भी कंसोलिडेटेड चलेगी। यानी कि मैं अगर इसको समराइज करूं कि आपको जो GSTR1 में डिटेल्स देनी है आउटवर्ड सप्लाई की, डिटेल्स जो देनी है आपको आउटवर्ड सप्लाई की, वो आपको कैसे देनी है? आपने सप्लाई किया है अगर रजिस्टर्ड पर्सन को, आपने अगर सप्लाई किया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो ये रजिस्टर्ड पर्सन विद इन द स्टेट हो चाहे आउटसाइड द स्टेट हो, दोनों ही केसेस में आपको ये डिटेल कैसी देनी है? आपको ये डिटेल इनवॉइस वाइज देनी है। ये डिटेल कैसी जाएगी? इनवॉइस वाइज जाएगी। और अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा है
आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा है, तो हमें चेक करना है कि तुमने विद इन द स्टेट बेचा है कि आउटसाइड द स्टेट बेचा है। अगर तुमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल विद इन द स्टेट बेचा है, मतलब कि इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है, तो बच्चे इस केस में आपको जो डिटेल देनी है वो कंसोलिडेटेड देनी है। और अगर तुमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपनी स्टेट से बाहर बेचा है, आउटसाइड द स्टेट माल बेचा है, तो इस केस में हम चेक करेंगे कि जो तुमने माल बेचा है उसकी वैल्यू कैसी है। अगर आपकी वैल्यू एक्सीड करती है 2.50 लाख, यस, तो आपको डिटेल कैसी देनी है? आपको डिटेल इनवॉइस वाइज देनी है, राइट। और अगर आपने माल जो बेचा है उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको डिटेल कैसी देनी है? कंसोलिडेटेड देनी है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, इन्होंने फॉलोइंग सप्लाईज करी हैं ड्यूरिंग द मंथ, फॉलोइंग सप्लाईज करी हैं ड्यूरिंग सितंबर 19, ठीक है। ये मैं यहां पे इनवॉइस नंबर लिख देता हूं और यहां पर रिसिपिएंट लिख देता हूं और यहां पर मैं स्टेट लिख देता हूं और यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं। ध्यान से देखिएगा, इनवॉइस नंबर 201, रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, विद इन द स्टेट है और इसकी जो वैल्यू थी वो 1 लाख रुपए की थी। इनवॉइस नंबर 203, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, विद इन द स्टेट है, इसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए, इसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए, राइट। इसके बाद बीच में सर आप इनवॉइस खा गए, ये इनवॉइस 202 कर दो। इनवॉइस नंबर 203, ये भी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है आउटसाइड द स्टेट और इसकी कीमत है 1 लाख रुपए। फिर आपने इनवॉइस नंबर 204 काटी और ये आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दी है आउटसाइड द स्टेट, इसकी वैल्यू है सर 50,000 रुपए। आपने 205 अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है आउटसाइड द स्टेट, कीमत है 30,000 रुपए। 206 ये भी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है आउटसाइड द स्टेट, कीमत है 40,000 रुपए। इनवॉइस नंबर 207 ये भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है विद इन द स्टेट, इसकी कीमत है 30,000। रजिस्टर्ड पर्सन को दी है 208 आउटसाइड द स्टेट, कीमत है 1,50,000। अब ये अपनी इंफॉर्मेशंस कैसे देगा जरा ध्यान से देखिएगा। इनवॉइस वाइज डिटेल किसकी देगा? इनवॉइस वाइज डिटेल किसकी देगा? मैं टिक कर देता हूं, उन डिटेल्स को वो इनवॉइस देगा। जितनी भी रजिस्टर्ड पर्सन को गई है 201, 204, 208, ये तो दिमाग लगाए बिना, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन को करी गई है। रजिस्टर्ड पर्सन को जो माल बेचा जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा इनवॉइस वाइज रहेगी। आउटसाइड द स्टेट अगर माल बेचा है और उसका वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो इनवॉइस वाइज जाएगा। तो आउटसाइड गया है 1 लाख, आउटसाइड गया है 30,000 और आउटसाइड गया है 40,000। तो आपका आउटसाइड 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का गया ही नहीं है। तो इनवॉइस वाइज आप जो इंफॉर्मेशन देंगे वो 201, 204 और 208 की होगी। 201, 204 और 208 की होगी। कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन जो आप देंगे वो कैसी होगी? कंसोलिडेटेड में आप बताओगे कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को विद इन स्टेट कितना बेचा है। अनरजिस्टर्ड पर्सन को विद इन स्टेट कितना बेचा है? तो सर एक तो ये 3 लाख वाला बेचा है और एक ये 30,000 वाला बेचा है। तो आप इंफॉर्मेशन दोगे कि आपने 3,30,000 रुपए की सेल विद इन द स्टेट करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। सिमिलरली अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने इंटर स्टेट में कितना माल बेचा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट में कितना माल बेचा है? 2.5 लाख रुपए तक का। तो सर ये अनरजिस्टर्ड को बेचा है 1 लाख रुपए का, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है 30,000 रुपए का, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है 40,000 रुपए का। 1,70,000 रुपए का आपने
अनरजिस्टर्ड पर्सन को आउटसाइड द स्टेट माल बेचा है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन GSTR1 में गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे, इनवॉइस वाइज भी और कंसोलिडेटेड भी। हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी आप रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचोगे तो गवर्नमेंट को उसका डिटेल इनवॉइस वाइज चाहिए। ऐसा क्यों है? इसका एक सिंपल सा लॉजिक है भाई। अगर राम ने श्याम को माल बेचा है, राम ने श्याम को माल बेचा है और श्याम रजिस्टर्ड पर्सन है और इसका वैल्यू जो है वो है मान लो आप 1 लाख रुपए और इस पे जो GST है वो है 18,000 रुपए। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी? गवर्नमेंट कहेगी कि राम तुम्हारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 18,000 रुपए की और श्याम से कहेगी श्याम तुम्हारा ITC है 18,000 रुपए का। तो ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके कि श्याम सही ITC क्लेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि तुम हमें इनवॉइस वाइज डिटेल दो। अगर तुमने ये वाली इंफॉर्मेशन भी कंसोलिडेटेड दे दी तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि रिसिपिएंट सही ITC क्लेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर तुम हमें इनवॉइस का डिटेल दे देते हो कि इनवॉइस नंबर 201 तुमने श्याम को दिया था और उस इनवॉइस का ये वैल्यू है और ये उसमें टैक्स इन्वॉल्व है, तो हम श्याम को पकड़ सकते हैं कि श्याम सही ITC क्लेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात समझ में आया? इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपसे इनवॉइस वाइज मांग रही है। यहां पर माल किसको बेचा गया है? अनरजिस्टर्ड को बेचा गया है। अनरजिस्टर्ड पर्सन कभी भी ITC क्लेम नहीं करेगा, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि बच्चों आप इनवॉइस वाइज डिटेल ना देकर कंसोलिडेटेड दे दो, क्योंकि यहां पर जो टैक्स का पैसा हमारे पास आना है वो हमें आगे किसी को नहीं देना है। ये रजिस्टर्ड पर्सन वाला 18,000 तुम हमको दोगे एक हाथ से और दूसरे हाथ से हमें ये ITC के रूप में रिसिपिएंट को देना पड़ेगा। तो हमें यहां पर वेरिफिकेशन चाहिए कि कितना ITC इन्वॉल्व हो रहा है, कितना टैक्स इन्वॉल्व हो रहा है, ये डिटेल हमें इनवॉइस वाइज चाहिए। लेकिन जहां पर कंसोलिडेटेड है वहां पर तो सिर्फ टैक्स आना ही आना है, जाना तो है ही नहीं। तो उस केस में तुम कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन दे दो, वो काफी है, इनवॉइस वाइज की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ में आया कि इनवॉइस वाइज यहां पर क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि इतने ही अमाउंट का ITC रिसिपिएंट मांगेगा और ये वेरीफाई कर रहे हैं कि रिसिपिएंट सही ITC क्लेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट हमसे क्या कह रही है कि तुम हमको जो डिटेल दो वो इनवॉइस वाइज दो जो तुमने रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा है। Invoices can be uploaded any time during the tax period and not just at the time of filing of the GSTR1। तो कह रहा है कि जब तुम GSTR1 में जब तुम्हें इनवॉइस वाइज डिटेल देना है तो जरूरी नहीं है कि टैक्स पीरियड खत्म होने के बाद ही तुम GSTR1 भरना शुरू करो। मतलब तुम साथ के साथ GSTR1 फिल कर सकते हो। जैसे 10 तारीख को तुमने 10 सितंबर को तुमने इनवॉइस इशू किया 201 रजिस्टर्ड पर्सन को। तुम्हें पता है कि इस इनवॉइस का हमें डिटेल देना है गवर्नमेंट को GSTR1 में, तो तुम 10 तारीख को ही GSTR1 खोलो और यहां पर ये वाली इनवॉइस को क्या कर दो? अपलोड कर दो। ठीक है। फिर इसके बाद तुमने 12 तारीख को सप्लाई करी 203 रजिस्टर्ड पर्सन को, तुम इसे भी यहां अपलोड कर दो। फिर तुमने 18 तारीख को करी 204 रजिस्टर्ड पर्सन को, ये भी तुम यहां पर अपलोड कर दो। मतलब जैसे जैसे तुम सेल करते जा रहे हो वैसे वैसे तुम अपलोड करते जाओ। मतलब सारा डेटा ड्राफ्ट फॉर्म में सेव होता जाएगा, सारा डेटा ड्राफ्ट फॉर्म में सेव होता जाएगा और जब तक तुम सबमिट वाला बटन क्लिक नहीं करोगे तब तक ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचेगी। मतलब जो डेटा ड्राफ्ट फॉर्म में है उसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो आपको लगता है कि आपने कोई इनवॉइस का डिटेल गलत चढ़ा दिया है तो आप उसे क्या कर सकते हो? मॉडिफाई भी कर सकते हो, राइट। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, आपने सारा डेटा भर दिया, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है आपके पास सेव का और एक ऑप्शन आता है आपके पास सबमिट का। जब आप उसको सेव पे क्लिक करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन एज अ ड्राफ्ट एप्लीकेशन सेव हो जाती है। जब तक आप सबमिट पे क्लिक नहीं करते हो तब तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती है। सेम उसी तरीके से GSTR1 है। जैसे जैसे तुम्हारी सेल होती जा रही है वैसे वैसे तुम इंफॉर्मेशन GSTR1 पे अपलोड करते जाओ। सर ये GSTR1 मिलेगा कहां? बच्चे जहां कॉमन पोर्टल है, जो GST का कॉमन पोर्टल है
जो जीएसटी का कॉमन पोर्टल है वहां पर आपको रिटर्न सेक्शन के अंदर आपको GSTR1 नजर आएगा। वहां पर आप क्लिक करके GSTR1 को खोल लो। सितंबर मंथ का भर रहे हो तो सितंबर मंथ का खोल लो, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालते जाओ डेट वाइज, और लास्ट में जब आपको लगे कि आपकी रिटर्न कंप्लीट हो गई है, सारी इंफॉर्मेशन आप फिल कर चुके हो, आप सबमिट वाला बटन दबा देना। आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। Invoices can be modified or deleted any number of time till the submission of GSTR1। तो जब तक तुम सबमिट वाला बटन नहीं दबाओगे तब तक तुम इंफॉर्मेशन को n नंबर ऑफ टाइम्स तक मॉडिफाई कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। द अपलोडेड इनवॉइस डिटेल्स आर इन ड्राफ्ट वर्जन, ये ड्राफ्ट फॉर्म में रहेगी till the GSTR1 is submitted and can be changed irrespective of the due date। तो आप GSTR1 को जब तक सबमिट नहीं करोगे तब तक आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, राइट। इसके बाद इंडिकेशन ऑफ HSN डिटेल्स, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ये HSN होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आपके जो गुड्स और सर्विसेज हैं, इनकी कोडिंग हो रखी है, और उस कोडिंग को अपन क्या बोलते हैं, HSN बोलते हैं, राइट। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आ जाता है, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। तो कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स का अपना एक कोड होगा, उस कोड को अपन क्या बोलते हैं, HSN कोड। इस HSN कोड के थ्रू पता लगता है कि आपके ऊपर कौन सा जीएसटी रेट लगेगा। मतलब जो एनेक्जर बने हुए हैं उन एनेक्जर में HSN कोड्स लिख रखे हैं और HSN कोड के आगे उसका रेट लिखा हुआ है। तो आपको यह आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका प्रोडक्ट कौन से HSN कोड में आता है और आपके ऊपर कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो वो कह रहा है कि जब आप GSTR1 फाइल करेंगे तो आपको अपना HSN कोड बताना है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, HSN बताने की जरूरत नहीं है। 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है तो आपको HSN कोड के 2 डिजिट बताने हैं। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको HSN कोड के 4 डिजिट बताने हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। The details of the outward supplies for a month furnished by the supplier are communicated and made available electronically to the respective recipients in the Part A of the GSTR2A and the GSTR4A in the case of registered person opting for the composition levy through the common portal after the 10th day of the succeeding month। क्या बोल रहा है आपसे, मिस्टर राम है मिस्टर राम है, इन्होंने फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई करी है। इनवॉइस नंबर 201, रजिस्टर्ड पर्सन श्याम, गुड्स का वैल्यू 1 लाख और टैक्स का वैल्यू 10,000 या 12,000। इनवॉइस नंबर 202, रमेश 80,000 9600। इनवॉइस नंबर 203, मुकेश 2,24,000। इनवॉइस नंबर 204, सुरेश वैल्यू 1.5 लाख और जीएसटी 18,000। ये GSTR1 फाइल किया है राम ने। राम जैसे ही GSTR फाइल करेगा, इस GSTR1 से ऑटो पॉपुलेट होगा। ऑटो पॉपुलेट समझते हो, मतलब खुद जनरेट हो जाएगा। ऑटो पॉपुलेट होके एक GSTR2A बनेगी और एक GSTR4A बनेगी। और ये GSTR2A और 4A किसको विजिबल होगी? सर ये विजिबल होगी टू रिसिपिएंट को, राइट। जैसे मान लो मैं राम हूं और मैंने आपको सेल करी है, तो मैंने जो आपको सेल करी है वो आपके लिए इनवर्ड सप्लाई है और मेरे लिए आउटवर्ड सप्लाई है। मैं अपना आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल गवर्नमेंट को GSTR1 में दूंगा। मैं अपनी आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल गवर्नमेंट को GSTR1 में दूंगा। अब गवर्नमेंट को ना मेरे पे जरा भी भरोसा नहीं है,
बिल्कुल भी, मतलब 1% भी भरोसा नहीं है गवर्नमेंट को मेरे पे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इस GSTR1 से ऑटो पॉपुलेट करके GSTR2A बना देती है, और वो GSTR2A आपको विजिबल हो जाता है। तो हमारा जो श्याम है ये नॉर्मल स्कीम में है, इसने नॉर्मल स्कीम ले रखी है, तो इसको इसके GSTR2A में नजर आएगा कि तुम्हारा एक सप्लायर है राम, उसने तुम्हें इनवॉइस दी थी 201, जिसकी वैल्यू थी 1,00,000 रुपए और टैक्स था 12,000 रुपए। अब तुम हमें वेरीफाई करके बताओ कि ये इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन राम ने जो हमें GSTR1 में दी है, ये इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, गवर्नमेंट ये चेक करना चाहती है कि ये जो सप्लायर है ये सही इंफॉर्मेशन GSTR1 में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम ने श्याम को जो इनवॉइस दिया हो उसमें वैल्यू 1,00,000 ना हो, उसमें वैल्यू 1,50,000 हो, उसमें GST 12,000 ना हो, 18,000 हो। मतलब उसने रिसिपिएंट से तो 18,000 रुपए कलेक्ट कर लिए हैं टैक्स के नाम के, लेकिन गवर्नमेंट को चूना लगा रहा है, गवर्नमेंट को 12,000 ही दे रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है, सुन श्याम, अगर राम ने ऐसा किया ना तो तेरे 6,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि राम तो हमें 12,000 देगा, तो हम तुझे ITC भी 12,000 का ही देंगे, और राम तेरे से ले कितने रुपए चुका है, 18,000 रुपए ले चुका है। तो राम को श्याम ने टैक्स के कितने पैसे दिए हैं, श्याम ने राम को 18,000 रुपए दिए हैं टैक्स के, और राम गवर्नमेंट को कितने रुपए दे रहा है, राम गवर्नमेंट को 12,000 रुपए दे रहा है। तो गवर्नमेंट श्याम को ITC भी कितने का देगी, गवर्नमेंट श्याम को ITC भी 12,000 रुपए का देगी। तो गवर्नमेंट श्याम से बोल रही है, श्याम बाबू GSTR2A अच्छे से देख लो, तुम्हारी जो ये डिटेल GSTR2A में आ रही है, जो राम ने बताई है, वो तुम्हारी इनवॉइस से टैली कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि अगर तो टैली कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टैली नहीं कर रही है, तुमसे ज्यादा टैक्स लिया है और हमें कम टैक्स दिया है, तो तुम्हारा ITC क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने रिसिपिएंट की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करो, अपने सप्लायर की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करो कि वो सही इंफॉर्मेशन GSTR1 में आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब ये जो सुरेश है, इसने कंपोजिशन स्कीम ली हुई थी, तो अगर किसी ने कंपोजिशन स्कीम ली है तो उसको इंफॉर्मेशन किस में दिखाई देगी, उसको इंफॉर्मेशन GSTR4A में नजर आएगी। तो दो चीजें बनती हैं, 2A ऑटो पॉपुलेट होता है और 4A ऑटो पॉपुलेट होता है। 2A किसके लिए होता है, नॉर्मल सप्लायर के लिए, और 4A किसके लिए होता है, कंपोजिशन सप्लायर के लिए। बात समझ में आया। ये GSTR2A और 4A क्यों बनाया जा रहा है, ताकि रिसिपिएंट ये वेरीफाई कर सके कि सप्लायर ने जो उसे इनवॉइस दिया है और सप्लायर जो डिटेल गवर्नमेंट को दे रहा है अपनी सप्लाई का, वो डिटेल आपस में मैच करती है। क्योंकि सवाल किसका है, ITC का। अगर ये मैच नहीं किया तो इसका ITC, श्याम का ITC, रिसिपिएंट का ITC क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो श्याम वेरीफाई करेगा कि राम ने सही इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है, और अगर राम ने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो राम को श्याम फोन करेगा और कहेगा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे भाई, तूने मेरे को इनवॉइस जो दिया था उसमें 18,000 रुपए का टैक्स था, तू अपना GSTR1 करेक्ट कर और यहां पर गवर्नमेंट को 18,000 रुपए का टैक्स दे। क्योंकि तू अगर 18,000 रुपए गवर्नमेंट को नहीं देगा तो मेरे 6,000 रुपए का नुकसान होगा, और आने वाले टाइम पे मैं कभी भी तेरे साथ व्यापार नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ बिजनेस नहीं करूंगा। तो राम क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को रेक्टिफाई करेगा। ठीक, तो गवर्नमेंट तक बात पहुंचने से पहले ही सारी क्या हो जाएगी, चेकिंग हो जाएगी। क्लियर। अब अगला आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आपको पता है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई मिस्टेक कर दिया, इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया या आपसे कोई ओमिशन हो गया,
तो ये मिस्टेक और ओमिशन को आप रेक्टिफाई कैसे करते थे? ध्यान है आपको कुछ? आप इस मिस्टेक और ओमिशन के लिए एक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करते थे, और ये जो रिवाइज्ड रिटर्न होती थी ये सब्स्टिट्यूट कर देती थी ओरिजिनल रिटर्न को, ये सब्स्टिट्यूट करती थी ओरिजिनल रिटर्न को, राइट? लेकिन ऐसा कोई हिसाब जीएसटी के अंदर नहीं डाला गया। अगर जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आपसे कोई ओमिशन हो गई है, तो आप इस मिस्टेक और ओमिशन को रेक्टिफाई करेंगे। रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, आप इसे रेक्टिफाई करेंगे। कब रेक्टिफाई करेंगे? सर, आप इसे उस मंथ में रेक्टिफाई करेंगे जिस मंथ में आपने ये मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया है। आपने जिस मंथ में इस मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया है, उस मंथ की जब रिटर्न फाइल होगी, उस मंथ की जब रिटर्न फाइल होगी, उसके साथ ये मिस्टेक को आप रेक्टिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल, आपने अगस्त 19 की जब रिटर्न फाइल करी तो आपने एक इनवॉइस से 301 ये आपने ओमिट कर दिया, आपने गवर्नमेंट को इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया। और नवंबर मंथ में आपको पता लगा, अरे यार इनवॉइस नंबर 301 तो रह ही गई। ये क्यों रह गई? क्योंकि सर आपने इसे सेल्स फाइल में लगाया ही नहीं था। ये जो इनवॉइस थी लूज पड़ी हुई थी, लूज पड़ी हुई थी तो दिखी नहीं, चढ़ी नहीं। नवंबर मंथ में आप दिवाली की साफ सफाई कर रहे थे और उस साफ सफाई में आपको ये इनवॉइस नजर आई। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब तुम नवंबर मंथ की रिटर्न दिसंबर में फाइल करोगे, नवंबर मंथ की रिटर्न जब तुम दिसंबर में फाइल करोगे, तो तुम इसी में हमें अगस्त की इस इनवॉइस का ब्यौरा दे दोगे कि भाई ये इनवॉइस डिटेल मेरे से छूट गई थी, ये अगस्त को बिलोंग करती है, ये मैं आपको नवंबर मंथ की रिटर्न के साथ इन्फॉर्म कर रहा हूं। तो आपके पास अपनी मिस्टेक सुधारने का मौका है, लेकिन उस मंथ की रिटर्न के साथ आप उस मिस्टेक को, उस ओमिशन को सुधारोगे जिस मंथ में आपने वो मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया है, राइट? रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन हमारे पास जीएसटी में नहीं है। If supplier discovers any error or omission, he shall rectify the same in the tax period during which such error or omission is noticed. उस महीने में सुधारोगे जिस महीने में आपको ये गलती मिली है। And pay the tax and interest if any, और गलती ऐसी है जिसकी वजह से टैक्स कम गया था, तो तुम्हें टैक्स भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। In case there is a short payment in the return to be furnished for the tax period, okay? However, maximum time limit within which such amendments or rectification are permissible is earlier of the following dates. Date of filing of the monthly return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or the date of filing of the relevant annual return. ये वही टाइम लिमिट है जो आपने सेक्शन 16 में पढ़ी थी आईटीसी क्लेम करने की। तो कह रहा है कि सर ये एरर जो है, जो मिस्टेक है, इसको रेक्टिफाई करने का एक लास्ट डेट है, और वो जो लास्ट डेट है वो है अर्लियर ऑफ फॉलोइंग, अर्लियर ऑफ फॉलोइंग, या तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न। और सितंबर की रिटर्न कौन सी वाली? अंडर सेक्शन 39। 39 में कौन सी रिटर्न जाती है? GSTR 3B। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न या फिर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है उस डेट तक तुम्हें अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। सपोज करो मिस्टेक बिलोंग करता है, मिस्टेक बिलोंग करता है अगस्त 19 का, मिस्टेक बिलोंग करता है अगस्त 19 का, अगस्त 19 का, और तुमने 2020-21 की सितंबर का रिटर्न फाइल किया है, सपोज करो 20 अक्टूबर 2020 को, और तुमने रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का एनुअल रिटर्न फाइल किया है 10 नवंबर को।
तो इस केस में तुम अपनी इस अगस्त 19 वाली मिस्टेक को कब तक रेक्टिफाई कर सकते हो? ये अगस्त 19 की मिस्टेक को रेक्टिफाई करने की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 20। 20 अक्टूबर 20 के बाद, मतलब ये सितंबर की रिटर्न के बाद तुम अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुमने सितंबर का रिटर्न 20 अक्टूबर 20 को फाइल किया और रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न, एनुअल रिटर्न तुमने 10 जुलाई 20 को ही फाइल कर दिया, तो 10 जुलाई 20 के बाद तुम अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। क्रक्स वही निकलता है कि अगर तुमने एनुअल की रिटर्न सितंबर की रिटर्न से पहले फाइल कर दी तो एनुअल की रिटर्न लास्ट डेट हो जाएगी, और एनुअल की रिटर्न अगर तुमने सितंबर की रिटर्न के बाद फाइल करी तो सितंबर की रिटर्न लास्ट डेट हो जाएगी। कुल मिला के मैक्सिमम, बहुत ज्यादा मैक्सिमम जो तुम्हारे पास टाइम लिमिट होगा, मैक्सिमम जो तुम्हारे पास टाइम लिमिट होगी वो होगी 20 अक्टूबर 20। किसी भी हाल में 20 अक्टूबर 20 के बाद तुम अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने अपनी एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर 20 से पहले फाइल करी तो ये लास्ट डे बन जाएगी, और अगर तुमने 20 अक्टूबर 20 के बाद अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करी तो 20 अक्टूबर 20 तुम्हारे लिए लास्ट रिटर्न बच जाएगी। तो किसी भी हाल में आप इस डेट को एक्सीड नहीं कर पाएंगे, इस डेट के बियॉन्ड नहीं जा पाएंगे, राइट? तो मिस्टेक कब तक रेक्टिफाई कर सकते हो? अगले फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न या फिर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल की रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन जीएसटी के अंदर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अदर पॉइंट्स, GSTR 1 needs to be filed even if there is no business activity, nil return in that tax period। तो भले आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी ना करी हो, कोई भी आउटवर्ड सप्लाई ना करी हो, फिर भी आपको नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। Taxpayer opting for the voluntary cancellation of the GSTN has to file the GSTR 1 for the active period. In cases where a taxpayer has been converted from the normal taxpayer to the composition taxpayer, GSTR 1 will be available for filing only for the period during which the taxpayer was registered as a normal taxpayer. The GSTR 1 for the said period, even if filed with delay, would accept invoices for the period prior to the conversion। क्या बोल रहा है वो आपसे? कह रहा है कि भैया आपने सपोज करिए, पहला तो उसने बोला कि आपने अगर जीएसटीएन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है, आपका जीएसटीएन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई हुआ था, तो मान लेते हैं ये है आपका अक्टूबर 2019 और 20 अक्टूबर 19 को तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। 20 अक्टूबर 19 को तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, तो कह रहा है कि अगले महीने की 10 तारीख को यानी कि 10th ऑफ नवंबर को तुम GSTR 1 तो फाइल करोगे, GSTR 1 तो फाइल करोगे, और ये GSTR 1 किस पीरियड की होगी? 1 अक्टूबर 19 से लेकर 19 अक्टूबर 19 तक की, क्योंकि 1 अक्टूबर 19 से लेकर 19 अक्टूबर 19 तक तुम रजिस्टर्ड थे, तो तुम्हें इस पीरियड का तो GSTR 1 फाइल करना ही पड़ेगा। 20 अक्टूबर 19 ऑनवर्ड्स तुम अनरजिस्टर्ड हो चुके हो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। इस पीरियड के बाद की जो रिटर्न्स है वो तुम्हें नहीं फाइल करनी है, लेकिन यहां की जो रिटर्न्स होंगी वो तो तुम्हें फाइल करनी ही पड़ेगी। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि अगर तुम कंपोजिशन स्कीम से निकलकर नॉर्मल स्कीम में आ जाते हो, मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, उल्टा लिख दिया मैंने, नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में चले जाते हो, तो आप 18-19 में नॉर्मल स्कीम में थे और 19-20 में आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपने जैन, फेब, मार्च की GSTR 1 फाइल नहीं करी, आपने ये 3 मंथ्स की GSTR 1 फाइल नहीं करी, तो भले आप 19-20 में कंपोजिशन स्कीम में आ चुके हैं, कंपोजिशन स्कीम में GSTR 1 भरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपके पास 19-20 में GSTR 1 भरने का मौका रहेगा। किस मंथ के लिए? जैन, फेब
और मार्च 2019 के लिए। भले आप 19-20 में कंपोजिशन स्कीम में हो, भले आप 19-20 में कंपोजिशन स्कीम में हो, आप 19-20 में GSTR1 भर सकते हो उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में आप नॉर्मल स्कीम में थे। तो जैन 19, फेब 19, मार्च 19 में आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं थे, आप नॉर्मल स्कीम में थे, तो आप उस नॉर्मल स्कीम की GSTR1 1920 में भर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप 1920 में कंपोजिशन स्कीम लेके बैठे हो। 1920 के किसी भी पीरियड का आपको GSTR1 नहीं भरना है, 1920 के किसी भी पीरियड का आपको GSTR1 नहीं भरना है, लेकिन 18-19 के हर एक टैक्स पीरियड का आपको GSTR1 फाइल करना है। 18-19 के हर GSTR1 का आपको 18-19 के हर टैक्स पीरियड का आपको GSTR1 फाइल करना है। भले वो आप 18-19 में फाइल करो, भले वो आप 19-21 में फाइल करो, वो आपके लिए मैंडेटरी है GSTR1 फाइल करनी, राइट। बताइए, सेक्शन नंबर 37 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। सेक्शन नंबर 37, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। इसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 39, और ये आपके GSTR3B की बात करता है। सेक्शन 39 से पहले एक सेक्शन 38 है, ये GSTR2 की बात करता है। GSTR2 में आप इनवर्ड सप्लाई का डिटेल्स देते हो, लेकिन करंटली हमारा ये जो GSTR2 है वो इनएक्टिव मोड पे चल रहा है, मतलब कि रियल लाइफ में GSTR2 अपन नहीं भरते हैं, तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। इवन ICAI के मॉड्यूल से ये सेक्शन भी गायब है, राइट। मतलब कि अपने को सेक्शन 38 नहीं पढ़ने का है। अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 39, फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न्स। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप सेक्शन नंबर 39 में GSTR3B भरते हो। GSTR3B क्या है? एक समरी रिटर्न है जिसमें आप बताते हो कि आपका ओवरऑल आउटवर्ड सप्लाई कितना हुआ है टैक्स पीरियड में, ओवरऑल इनवर्ड सप्लाई कितना हुआ है टैक्स पीरियड में, ओवरऑल आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, CGST, SGST, IGST, इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स ये कितना है ओवरऑल, आपके पास ITC कितना है ओवरऑल, क्या आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी है और क्या आपका टैक्स पेबल या फिर रिफंड है। ये सारी बातें आप GSTR3B में बताते हो। तो सेक्शन 39(1) प्रिस्क्राइब्स अ मंथली रिटर्न इन द फॉर्म GSTR3 फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD, non-resident taxable person, composition taxpayer, person deducting tax at source, electronic commerce operator, and a supplier of OIDAR. GSTR3 is to be filed by 20th day of the month succeeding the relevant calendar month or the part thereof. However, filing of GSTR3 has been deferred by the GST Council. तो भाई सेक्शन नंबर 39 इनिशियली किसकी बात किया करता था? सेक्शन नंबर 39 GSTR3 की बात किया करता था, लेकिन जब से GST आया है तब से हमारे पास ये GSTR3 अवेलेबल नहीं है। जब से GST आया है तब से हमारे पास GSTR3 अवेलेबल नहीं है। तो सर GSTR3 नहीं है तो इसकी जगह पर हम लोग क्या फाइल कर रहे थे? हम इसकी जगह पे GSTR3B फाइल किया करते थे। मतलब सिंस इंसेप्शन बता रहा हूं आपको, जब से GST आया है सेक्शन 39 जो है वो GSTR3 की बात करता था कि आपको GSTR3 फाइल करना है, लेकिन गवर्नमेंट के पास GST3 रेडी नहीं था और वो हमसे GSTR3B फाइल करवाती थी। अब गवर्नमेंट ने फाइनली क्या डिसाइड कर लिया है कि हमें GSTR3 चाहिए ही नहीं, तुम GSTR3B भरते हो वही भरते रहो। मतलब सेक्शन 39 अब सिर्फ किसकी बात करता है? GSTR3B की बात करता है। रूल 61(5) has been amended retrospectively with effect from 1st July 2017. 1st July 2017 मतलब बर्थडे ऑफ GST, पहली बार GST इस डेट को ही एप्लीकेबल हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करी और कहा, स्पेसिफाई किया दैट द रिटर्न इन द फॉर्म GSTR3B इज द रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1). तो 39(1) में GSTR3 लिखा हुआ है, उस GSTR3 को रिप्लेस किया GSTR3B से सिंस 1/7/2017, and that where a return in GSTR3B is furnished by a person, then such person shall not be required
टू फर्निश द रिटर्न इन द फॉर्म GSTR3। और अगर आपने GSTR3 भी भरी हुई है तो आपको GSTR3 भरने की जरूरत है ही नहीं। और सर भरोगे भी कैसे, GSTR3 अभी तक दिखती भी नहीं है। GSTR3B is a simple return containing the summary of outward supply, inward supply, reverse charge, eligible ITC, payment of tax, etc. Thus GSTR3B does not require invoice wise data of the outward supply। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। GSTR3B में क्या क्या कंटेंट्स जाते हैं, आप अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हो, आपके बिजनेस का लीगल नेम क्या है आप वो बताते हो, किस टैक्स पीरियड का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, अगस्त का, सितंबर का, जनवरी का, ये बताते हो। इसमें आप समराइज्ड डिटेल देते हो आउटवर्ड सप्लाईज का, इनवर्ड सप्लाईज का, समराइज डिटेल देते हो इंटर स्टेट सप्लाई का जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है, कंपोजिशन वाले पर्सन को करी है, यूआईएन होल्डर के पास करी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है इसका मतलब, एलिजिबल आईटीसी आपका कितना है, क्या आपकी एग्जेम्प्ट वाली सप्लाई है, क्या निल रेट वाली सप्लाई है, कौन सी नॉन जीएसटी वाली इनवर्ट सप्लाई है, कितना टैक्स का पेमेंट है, कितना टीडीएस और टीसीएस है। तो ये सारा चीज आप क्या करते हो, समरी फॉर्म में दे देते हो, राइट। इतना सा है सेक्शन आपका GSTR3B। अब अगला आता है GSTR4, रिटर्न फॉर द कंपोजिशन सप्लायर एंड अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। तो जहां पर यह नोटिफिकेशन 2/2019 दिखाई दे, इसे आप रीड करना सेक्शन 10(2)A प्रिजम्पटिव स्कीम जो मैंने आपको कल बताई थी। तो नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 किसके ऊपर लगा करती थी, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर जो कंपोजिशन रेट से टैक्स पे करना चाहते हैं। अब इस नोटिफिकेशन को प्रॉपरली एक्ट के अंदर जगह दे दी गई है सेक्शन 10(2)A के अंदर। तो नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 बोलो या फिर सेक्शन 10(2)A बोलो, एक ही बात है। पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल दी GSTR4। GSTR4 कौन भरेगा, सर GSTR4 ऑब्वियस है कंपोजिशन सप्लायर भरेगा। द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न इन द फॉर्म GSTR4। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग द टैक्स अंडर सेक्शन 10, every registered person paying the tax by availing the benefit of notification number 2/2019 यानी कि सेक्शन 10(2)A। तो हर वो व्यक्ति जो सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 10(2)A के अंदर कंपोजिशन रेट से टैक्स पे कर रहा है, उसे एनुअली साल में एक बार, यही भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको कंपोजिशन स्कीम पढ़ा रहा था कि नॉर्मली जो आपके सप्लायर्स होते हैं उन्हें मंथली रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन जो कंपोजिशन लेते हैं वो एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। कहां पर, GSTR4। क्वार्टरली स्टेटमेंट देनी पड़ती है इनको, क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। तो आपसे रिटर्न तो साल में एक बार लेंगे, लेकिन टैक्सेस आपसे साल में 4 बार ही लेंगे, और ऐसा करने के लिए आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। द पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल द GSTR4 आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश द स्टेटमेंट इन द फॉर्म GST CMP 08 containing the details of payment of self-assessed tax for every quarter और पार्ट ऑफ द क्वार्टर बाय 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग दी सच क्वार्टर। यही बात मैंने आपको बताई थी कि आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। स्टेटमेंट कौन सा आ गया, CMP 08, और ये CMP 08 आपको कब फाइल करना है, क्वार्टर एंड होते ही 18 दिन के अंदर। तो अप्रैल मई जून के लिए आप 18th ऑफ जुलाई को भरोगे, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 18th ऑफ अक्टूबर को भरोगे, एंड सो ऑन। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द GSTR4? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द GSTR4 इज 30th अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 1920 का GSTR4 कब जाएगा, 30th अप्रैल 20। 2021 का GSTR4 कब जाएगा, 30th अप्रैल 21। मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर की 30th अप्रैल तक आपको GSTR4 फाइल करना है। कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई। क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि आपको कंसोलिडेटेड डिटेल्स देनी है। मतलब जो तुमने आउटवर्ड सप्लाई करी है, मतलब जो तुमने माल बेचा है, उसका सारा डिटेल तुम हमें कैसा दे दो, कंसोलिडेटेड दे दो। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए, रीजन इसका ये है कि सर जो रिसिपिएंट है उसे ITC नहीं मिलेगा, जो रिसिपिएंट है उसे ITC नहीं मिलेगा, और रिसिपिएंट को अगर ITC नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट को इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए ही नहीं।
भाई मेरे पास सिर्फ पैसा आना है, मेरे पास से पैसा जाना तो है नहीं, तो मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल क्या करनी है भाई? अगर मेरे पास से पैसा जाना हो तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे राम को कितना आईटीसी देना है, श्याम को कितना आईटीसी देना है, मोहन को कितना आईटीसी देना है। लेकिन जब मुझे आईटीसी देना ही नहीं है, सिर्फ मुझे टैक्स कलेक्ट करना है, तो हम सारा का सारा डिटेल कैसा ले लेंगे? हम सारा का सारा डिटेल कंसोलिडेटेड ले लेंगे, राइट? इसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है? कंपोजिशन टैक्स पेयर एंड अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां जहां नोटिफिकेशन नंबर 2/19 दिखाई दे रहा है, इसे 10(2)A रीड करना। are neither entitled for any ITC nor entitled to pass any ITC credited to its customer. Therefore, a composition taxpayer and a person paying tax under notification number 2/19 are required to provide the consolidated details of the outward supplies in the GSTR4 and not invoice-wise detail. However, details of interstate and intrastate inward supplies received from the registered and unregistered persons are to be provided invoice wise. क्या बोला उसने? कह रहा है कि आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, तो आप जो माल बेचोगे उसका आईटीसी तो मिलना नहीं है सामने वाले को, कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम परचेज करके लाए हो, जो तुम परचेज करके लाए हो, जो तुम्हारी इनवर्ड सप्लाई है, इसका डिटेल तुम हमें इनवॉइस वाइज दो। क्यों? इसका डिटेल तुम हमें इनवॉइस वाइज क्यों दो? क्योंकि हमें तुम्हारे सप्लायर से टैक्स का पैसा कलेक्ट करना है। तुम्हारा सप्लायर सही टैक्स का पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको हमें मैच करना है। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। जो एक कंपोजिशन स्कीम लेकर बैठा है, ये क्या करेगा? सर ये GSTR4 भरेगा। GSTR4 में जो ये इनवर्ड की डिटेल भरेगा, जो ये इनवर्ड की डिटेल भरेगा, वो ये कैसी भरेगा? इनवॉइस वाइज। और जो ये आउटवर्ड की डिटेल भरेगा, वो कैसी भरेगा? कंसोलिडेटेड। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सर रिसिपिएंट को कोई आईटीसी नहीं मिलना है। और इसका डिटेल क्या है? इसका रीजन ये है सर, इसका रीजन ये है क्योंकि सप्लायर जो है उसे टैक्स पे करना है, जो सप्लायर है उसे टैक्स पे करना है, तो हमें उसका टैक्स क्या करना है? मैच कराना है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने श्याम को गुड्स बेचे हैं। राम भैया जो है वो नॉर्मल स्कीम में है, श्याम भैया जो है वो कंपोजिशन स्कीम में है। इन्होंने इनको 1 लाख रुपए का माल बेचा है और इस पे जीएसटी लगी है 12,000 रुपए की, राइट? अब ऐसा हो सकता है कि राम जब गवर्नमेंट को डिटेल दे तो टैक्स चोरी करने का सोचे। राम गवर्नमेंट को बताए कि भैया मैंने तो श्याम से केवल 10,000 रुपए का ही टैक्स लिया है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि राम सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? तो राम ने श्याम से क्या बोला हुआ है? श्याम तुम जब GSTR4 भरना ना, तो उसमें इनवर्ड सप्लाई का डिटेल, जो तुमने राम से माल खरीदा है, वो तुम हमें साफ साफ बताना कि तुमने राम को कितने रुपए दिए हैं। तो वो बताएगा कि मैंने राम को 1 लाख रुपए गुड्स के दिए हैं और 12,000 रुपए टैक्स के दिए हैं। तो अब गवर्नमेंट ये वेरीफाई कर सकती है कि राम जो है गवर्नमेंट को सही टैक्सेस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ये वाली इंफॉर्मेशन भी कंसोलिडेटेड ले ली होती, तो सप्लायर्स अपने टैक्सेस क्या कर सकते थे? इवेट कर सकते थे। सप्लायर सही काम करता रहे, चोरी ना करे, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कंसोलिडेटेड सप्लायर से कहा, कंपोजिशन सप्लायर से कहा कि बच्चों तुम जो इंफॉर्मेशन देना ना, वो इनवॉइस वाइज देना, ताकि हम सप्लायर की चोरी पकड़ सकें अगर वो चोरी कर रहा है तो। लॉजिक समझ में आ गया? तो जो कंपोजिशन स्कीम लेके बैठा है, वो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स कंसोलिडेटेड देगा और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल इनवॉइस वाइज देगा, क्योंकि उसको सप्लायर के टैक्स का वेरिफिकेशन करने में गवर्नमेंट को मदद मिलेगी। स्टेटमेंट और रिटर्न फॉर द प्रायर पीरियड टू ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम।
If a registered person opts to pay tax under the composition scheme or notification number 2/19 from the beginning of the financial year, he will where required furnish the statement or return relating to the period prior to paying the tax under the composition scheme or notification number 2/19 till the due date of furnishing the return for the month of the September of the succeeding financial year or furnishing of the annual return of the preceding financial year, whichever is earlier. क्या बोला उसने? इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ही विल वेयर रिक्वायर्ड फर्निश द स्टेटमेंट और रिटर्न रिलेटिंग टू द पीरियड प्रायर टू पेइंग द टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम till the due date of furnishing the return for the month of September of the succeeding financial year or furnishing of the annual return of the preceding financial year, whichever is earlier. क्या बोला उसने? मान लीजिए आप 18-19 में नॉर्मल स्कीम में थे, 18-19 में आप नॉर्मल स्कीम में थे, 19-20 में आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली और 18-19 की जनवरी की, फरवरी की और मार्च की आपकी GSTR 1 एंड GSTR 3B अभी पेंडिंग है, ये अभी फाइल नहीं हुई है। आपने GSTR 1 और GSTR 3B 18-19 का फाइल अभी नहीं किया है। तो भाई एक्ट कह रहा है कि भाई जो ये प्रायर पीरियड है, ये जो प्रायर पीरियड है, इसका रिटर्न आप कब तक फाइल करेंगे? इसका रिटर्न आप फाइल करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 19-20 की सितंबर की रिटर्न तक, या फिर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर 18-19, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल की रिटर्न, इन दोनों में से जो भी पहले है। बात समझ में आया? तो अगर आप प्रायर पीरियड का कोई स्टेटमेंट, प्रायर पीरियड का कोई रिटर्न फाइल करना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद, प्रायर पीरियड का रिटर्न और प्रायर पीरियड का कोई स्टेटमेंट फाइल करना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद, तो उसके लिए आपको ये टाइम लिमिट ध्यान रखनी है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर की रिटर्न तक या फिर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल की रिटर्न तक आपको ये सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना है। दैट मींस कि 19-20 की सितंबर की रिटर्न और 18-19 की एनुअल की रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। अ रजिस्टर्ड पर्सन opting to withdraw from the composition scheme at his own motion or where the option is withdrawn at the instance of the proper officer, a registered person who ceases to pay tax under notification number 2/19 where required furnish the GST CMP 08 relating to the period prior to his existing from the composition scheme till the 18th of the month succeeding the quarter in which the date of withdrawal or cessation falls, GSTR 4 relating to the period prior to his existing from the composition scheme ceasing to pay tax under the notification number 2/19 by 30th April of the following end of the financial year during which such withdrawal or cessation falls। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर आपने 19-20 में कंपोजिशन स्कीम ले ली, 2019-20 में आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि आपके पास कंपोजिशन स्कीम कब तक रहती है? जब तक आप करंट ईयर में थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं करते हो। तो मान लेते हैं आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक जो टर्नओवर था वो 1.5 करोड़ हो गया। 31 अक्टूबर तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए का हो गया। मतलब कि 31 अक्टूबर को तुम कंपोजिशन स्कीम से निकलकर कहां आ गए? नॉर्मल स्कीम में आ गए। अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो पीरियड है, जिस पीरियड में तुम कंपोजिशन स्कीम में थे, ये जो पीरियड है जिस पीरियड में तुम कंपोजिशन स्कीम में थे, इस पीरियड का जो CMP 08 स्टेटमेंट है, इस पीरियड का जो CMP 08 वाला स्टेटमेंट है, उसका क्या होगा? हमने कहा उसका क्या होगा, मतलब कहता है अप्रैल मई जून का तुमने फाइल कर दिया होगा 18 जुलाई को, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर का तुम्हें फाइल कर दिया होगा 18 अक्टूबर को। अब तुम अक्टूबर भर में तुम केवल कंपोजिशन स्कीम में थे, तो अक्टूबर मंथ का भी हमें CMP 08 चाहिए, और ये हमें कब चाहिए? अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद 18 जनवरी को।
समझे मेरी बात को? अक्टूबर मंथ में तुम कंपोजिशन स्कीम में थे, नवंबर दिसंबर में तो तुम नॉर्मल में आ चुके थे। अक्टूबर मंथ के लिए जब तुम कंपोजिशन स्कीम में थे उसका हमें CMP 08 चाहिए 18 जैन तक। सिमिलरली अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक तुम कंपोजिशन स्कीम में थे और हमें इस कंपोजिशन स्कीम वाले पीरियड का तुमसे GSTR4 चाहिए। ये GSTR4 हम तुमसे कब लेंगे? ये GSTR4 लेंगे अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल तक, यानी कि 30 अप्रैल 20 तक। बात समझ में आई? कहने का मतलब बस इतना सा है कि जिस पीरियड में आप कंपोजिशन स्कीम में थे उस पीरियड की जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपको अपनी रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स पे फाइल करनी है। इस पीरियड का CMP 08 क्वार्टर के एंड होने के 18 दिन के अंदर फाइल होता है तो वो होगा, और इस पीरियड का GSTR4 अगले साल के 30 अप्रैल तक फाइल होता है, होगा। इसका मतलब सर ये हो गया कि 1920 में जब हमने कंपोजिशन स्कीम ली थी तो हमें पार्ट ऑफ द ईयर के लिए कंपोजिशन स्कीम की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी और पार्ट ऑफ द ईयर के लिए हमें नॉर्मल स्कीम की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। बिल्कुल मेरे बच्चे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 5 महीनों के लिए तुम्हें GSTR1 और तुम्हें GSTR3B भी फाइल करना पड़ेगा। इस पीरियड के लिए जब आप नॉर्मल स्कीम में आ चुके हो, यहां पर आप कंपोजिशन वाले स्टेटमेंट्स नहीं दोगे, यहां पर आप कौन से स्टेटमेंट्स दोगे? जो नॉर्मल स्कीम्स के ऊपर लगते हैं। बात समझ में आई? बताइए, यहां तक की बातें क्लियर हुई? यहां तक की बातें क्लियर हुई?